उज़्मा कारदार साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो मामलात को आसान सहल बनाएं, लेकिन आपकी हुकूमत मामलात को पेचीदा कर रही है। जो अब मुज़ाकरात के अब मामलात जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ये शायद शुरू से किए जाते तो आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपसे एग्री करती हूँ और यही पॉलिसी जो है हमारी हुकूमत फॉलो करती आई है। जैसा नूरुल हक कादरी को आपने सुना होगा आज नेशनल असेंबली में, वो 4 महीने से हुकूमत कोशिश कर रही है मुज़ाकरात के एंगेज करने के इन लोगों के, और आपने देखा है कि कितना हमने सब्र से तहम्मुल से सारा मामला जो है एक बड़े आसान तरीके से हम लोगों ने इसको डील किया। और जब वो मुआहदा तय हुआ था तो उसमें ये जो बात सामने आई थी कि ये जो मामला है नामूसे रिसालत का, और जो फ्रेंच एम्बेसडर का ये चाह रहे थे कि उनको मुल्क बदर किया जाए, ये हमारे हाथ में ये नहीं है। इसको पार्लिमान में ले जाया जाएगा। पार्लिमान जो है वो इकट्ठे बैठ के तो डिसाइड करेंगे कि इसको किस तरीके से आगे लेके बढ़ना है। ये मुआहदा तय हुआ था। अब हुकूमत इसी मुआहदे को लेकर चल रही थी, लेकिन फिर आपको पता है कि हमें ख़बर ये मिली कि 20 अप्रैल को TLP ने हड़ताल की कॉल दे दी है। तो ये मामला जो था यहाँ से ख़राब हुआ कि जब हुकूमत को पता चला कि जी वो हड़ताल की कॉल दे दी है, तो ये तो जायज़ बात नहीं थी, क्योंकि ये तो मुआहिदा खिलाफ़ी थी। इनको चाहिए था ये वेट करते, ये पार्लियामान में जब मामला आता तो उसके बाद जो भी जो खुल के सामने जो वाज़े तस्वीर आती उसके बाद ये कोई एक्शन लेते, या जो भी इनका लाए अमल था। तो उसकी वजह से साद रिजवी को लेना पड़ा हिरासत में, वरना और कोई वजह नहीं थी। लेकिन फिर आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बेगुनाह हमारे, लेकिन उस्मा कारदार साहब फिर उनकी गिरफ्तारी तो आपने हिरासत में उनको लिया तो फिर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे सारे मामलात को तो पहले अंदाज़ा लगाया जाता है हुकूमतों की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, कि इस किस्म की सूरत हाल ना हो। आपको पता है नहीं मुदस्सिर, देखें हुकूमत की हमेशा ये कोशिश होती है कि जानो माल की हिफाजत करनी है। दोनों तरफ से उनकी ये हिदायत होती हैं। जिस तरह आपने मॉडल टाउन का जो वाक़या देखा था, हम उस तरह का वाक़या नहीं चाहते दोबारा। तो उसके लिए हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि और तरीक़ों से इसके साथ हम डील करें। आंसू गैस होती है, या वाटर कैनन्स होते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए था कि पहले से ही ये जो जत्थे आए हैं जिन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, 2 शहीद हो गए हमारे अहलकार, तकरीबन 400 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए। अगर हमें मालूम होता तो हम पहले से सख्ती से इसको निपटने ये तो अंदाजा तो हुकूमतों का लगाना बड़ा जरूरी होता है कि कहां से किस तरह का। ये तो कोई पहली बार तो जमात बाहर नहीं आई है। इमरान याकूब साहब, मैं आपका सर तज्जिया इस पे लूँगा कि पंजाब हुकूमत में सारे अमल के अंदर हमें वज़ीर आला पंजाब कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। वो खामोश हैं, कहीं गायब हैं। हो लाहौर में सब कुछ रहा था, आपकी भी नज़र से गुजरा कि वो गलत है सही है, वो बिल्कुल एक अलग उसमें रखा जाए, लेकिन हुकूमती जो जिम्मेदारियाँ सर वो बड़ी पूरी अदा करनी है। तो आप हैं बैठे हुए, हम बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म हैं या तहरीक लब्बैक के तमाम लोग जो हैं वो इश्क रसूल के अंदर किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन हालात को कंट्रोल करना तो सर हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। तो हुकूमतें कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का जब मामला आता है, नामूसे रिसालत का मामला आता है, तो उस पर तो कोई भी मुसलमान, मैं तो समझता हूँ कि बशमूल मेरे, हम कहते हैं अपना जानो माल, अपने माँ बाप, हमारी औलाद भी उनकी नामूस पे कुर्बान, इससे तो दूसरी राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है क्या? आपने उस्मा कारदार साहब की बात सुनी। उस्मा कारदार साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये बड़ी ही इन्होंने मेहनत की है इस पार्टी के लिए भी, और वैसे भी ये दर्द दिल रखने वाली खातून है। लेकिन आपने जो उनकी गुफ्तगू सुनी, वो सारी गुफ्तगू असल में हुकूमत की यही पॉलिसी है, यानी पॉलिसी है ही कहीं नहीं। वे गुफ्तगू
सिर्फ एक बात है, मुझे आप ये बताएं, पहली बात कि ये जो मुआहदा किया था ये किसने किया था? आपको मुआहदा करते हुए इस बात का इल्म नहीं था कि ये काम एम्बेसडर को उठाना इतना काम नहीं है? आप हमेशा डंक टपाओ पॉलिसी पे ही क्यों यार? आपने वहाँ मुआहदे के बाद 4 महीने, भाई मुआहदा तो खत्म होने का था, इसलिए उन्होंने 20 की डेट दे दी। आप मुझे बताएं उन 4 महीनों ने आपको तो बिल्कुल ठीक कहा कि पार्लियामेंट में ही होना था, लेकिन आप एक दफा भी वो एजेंडा दिखा दें जिसमें कौमी असम्बली के एजेंडे में ही ये शामिल हमने ये मामला डिस्कस करना है। यानी आपकी तो नीयत ही नहीं थी ये मामला डिस्कस करने की। अभी मैं इस बात में बात नहीं कर रहा कि ये सही है या गलत है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है सिर्फ कि अगर आप नहीं एक करना चाहते और कर सकते भी नहीं, आपका एक दबाव भी है, या आप इंटरनेशनली हर चीज से एम्बेसडर को बाहर भिजवा भी नहीं सकते, तो उसका मतलब फिर आप वो उसी वक्त मुज़ाकरात के जरिए उनसे वो वादा ही ना करें। फिर अगर आपने कर लिया तो कम से कम आप पार्लियामेंट में ला के उनको एजेंडे पे तो कम से कम ले आते, कहीं डिस्कस तो कर लेते। आपके पास आपका ख्याल था बस वो डंगड़ पॉलिसी हो गई, आगे भी निपट लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं जो तहरीके लब्बैक वालों ने किया। मुझे बताएं इस्लाम हमें कहाँ इस बात का दर्ज देता है? इस्लाम आज नूरुल हक कादरी साहब फरमा रहे थे कि सड़क बंद करके तो नमाज भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, नमाज भी अदा नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे यहाँ जो रिजिडनेस आ चुकी है, जो आपने देखा कि पिछले 30 साल में यहाँ पे जो मामला जिस तरह से खास तौर पे दीनी तंजीमें जिस तरह से मामला को जिस तरह से फिर आप रियासती इदारे उनको रिस्पॉन्ड करते रहे हैं, तो उससे उनके हौसले मजीद बुलंद होते हैं। हुकूमत का काम होता है किसी तरह की भी अनारकी को रोकना, उसको टैकल करना, उसको देखना। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब प्लस जो हैं, आपने अभी पूछा था कि वो कहाँ हैं। मुझे आप ये बताएं कि मैं अगर आपको पता चल जाए वो कहाँ, तो जरूर बताइएगा। सर आप इमरान साहब, मैंने तो आप बाखबर साफी हैं लाहौर में, तो हम तो कराची में, तो शायद आपने कहीं देखा हो उनको। वो सर वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए ठंडे कमरे में बैठे मजे ले रहे हैं, रोजे ठंडे कर रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरा किला मजबूत है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब कारकर्दगी की बुनियाद पर मामला होंगे तो अगले को पता होगा कि जनाब अगर कारकर्दगी बेहतर ना होगी तो ये इतना अमनो मान यार लोग। देखिए, एक पुलिस वाले की जान जो है ना, वो भी उतनी ही कीमती है जितनी के एक जमात के कारकुन की। बल्कि मैं समझता हूँ कि पुलिस वाले की शायद इसलिए ज्यादा कीमती हो कि उस पर मुल्क का पैसा लगा होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, वो आपके लिए खिदमत अंजाम देता है। दूसरी बात इससे भी अहम ये है कि ये एक इंसानियत का कत्ल तो पूरे एक शख्स का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारा दीन हमारा मजहब तो हमें ये सिखाता है, हमारा दीन हमारा मजहब तो हमें ये सिखाता ही नहीं। ताइफ का बान नबी वसल्लम के लहू लुहान हो गए, पाँव मुबारक तक कदमैन मुबारक तक लहू जा रहा था। फरिश्ता आ गया कि अगर आप कहें तो मैं दोनों अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला कहता है दोनों पहाड़ में लाके इन्हें नेस्त नबूद कर दूं। तो नबी करीम वसल्लम ने क्या फरमाया था? कहा नहीं, इनको जान के मुझे इनको माफ कर दें। उसके बाद जो खातून जो बुढ़िया आप पे कूड़ा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंका तो चले गए कि खैरियत हुई है, कूड़ा नहीं फेंका। इस्लाम तो हमें इस तरह के दर्श देता है, रवादारी का मजहब है, इस्लाम दीन फितरत है। इसमें आप ये तो दरसे जो नबी है वसल्लम वो तो है ही ये कि इलाही फजल कर कोहे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। तो ये तो अमल, हम इसको गलत सही वाला तो मामले को डिस्कस भी नहीं कर रहे। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि इस किस्म का रवैया ना तो होना चाहिए। बिल्कुल, ये मुदस्सिर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली है। जी हाँ, उसको मैं तो आज बिल्कुल आज प्रोग्राम के आगाज में इमरान साहब, आज प्रोग्राम के आगाज में हमारा तो सवाल ये है कि इसमें दो राय नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के हवाले से कोई बात हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।